हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 32 देखा था। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1, जो डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सब सेक्शन 1 के अनुसार किसी ऐसे केस में जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, तो उस मृत व्यक्ति द्वारा उसके मरने से पहले किसी सुसंगत तथ्य के बारे में से किसी रिलेवेंट फैक्ट के बारे में किया गया कथन रिलेवेंट होगा। लेकिन वो स्टेटमेंट, वो कथन तब रिलेवेंट होगा जब वो कथन उसकी मृत्यु के बारे में हो या फिर किसी व्यवहार की परिस्थिति के बारे में हो जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे कथन सुसंगत होंगे चाहे उस व्यक्ति को जिसने वह कथन किए हैं उस समय जब वे कथन किए गए थे उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु की आशंका थी या फिर नहीं थी, और चाहे उस कार्यवाही की प्रकृति कैसी ही क्यों ना हो जिसमें उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रश्नगत है। फ्रेंड्स, डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज डेड एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हिज डेथ। फ्रेंड्स, डाइंग डिक्लेरेशन इज कॉल्ड लेटर्म मॉर्टेम, जिसका मतलब होता है वर्ड्स said before death। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन को लेटर मॉर्टेम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ड्स सेड बिफोर डेथ, मतलब मरने से पहले बोला गया शब्द। फ्रेंड्स, कोई भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन तब बोला जाएगा जब वो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा। मीन्स एक स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए ये चारों जो कंडीशन दी गई हैं इसको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर वो स्टेटमेंट इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है तो ही वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाएगा। तो ये कंडीशन कौन कौन सी हैं? तो पहली कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट ओरल और रिटन। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक स्टेटमेंट होना चाहिए, एक कथन होना चाहिए, चाहे वो मौखिक हो या फिर लिखित हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट फैक्ट्स। जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट फैक्ट के बारे में होना चाहिए, मीन्स जो कथन है वो सुसंगत तथ्य के बारे में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में होगा तो ही वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अगर वो स्टेटमेंट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में नहीं रहेगा तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। अगली कंडीशन क्या है कि द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड। तो वो जो कथन है, वो जो स्टेटमेंट है, वो उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसकी मृत्यु हो गई हो। मीन्स वो स्टेटमेंट जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा उसके मरने से पहले किया जाना चाहिए। और अगली कंडीशन क्या है कि द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। मीन्स वो जो स्टेटमेंट है उसकी मृत्यु के कारण के बारे में होना चाहिए, अथवा ऐसे ट्रांजैक्शन मीन्स ऐसे व्यवहार की परिस्थिति के बारे में होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो कोई स्टेटमेंट, कोई कथन डाइंग डिक्लेरेशन तभी होगा जब वह कथन रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में किया गया हो और उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो कथन उस व्यक्ति द्वारा उसके मृत्यु के कारण के बारे में किया गया हो या फिर ऐसे किसी समव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया हो जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो अगर ये चारों कंडीशन जो हैं वो फुलफिल होती हैं तो ही एक स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन के जस्टिफिकेशन की बात करें तो हियर से एविडेंस होते हुए भी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिसिबल है। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें केस लॉ देखते हैं। फ्रेंड्स, इन द केस ऑफ उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2001 SC 1814। फ्रेंड्स, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांतों के आधार पर डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी को जस्टिफाई किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग स्टेटमेंट द मेकर इज एट द पॉइंट ऑफ डेथ एंड एवरी होप ऑफ दिस वर्ड इज गॉन सो ही विल नॉट टेल लाई। मीन्स कथन करते समय उस कथन को करने वाला व्यक्ति मरने की अवस्था में होता है और इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, इसलिए वह झूठ नहीं बोलेगा। और जो दूसरा सिद्धांत है वो क्या है कि एवरी मोटिव ऑफ फॉल्सहुड इज साइलेंट एंड माइंड ऑफ द मेकर इज इंड्यूस्ड बाय पावरफुल कंसिडरेशन टू स्पीक द ट्रूथ। मीन्स झूठ बोलने का हर मकसद खामोश हो जाता है और सच बोलने के लिए कथन करने वाले व्यक्ति का दिमाग
शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होता है। और फ्रेंड्स अगला प्रिंसिपल क्या है कि अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने भगवान से मुंह में झूठ लेके नहीं मिलेगा। और अगला प्रिंसिपल क्या है कि देयर इज नो रीज़न टू इम्प्लीकेट रॉन्ग पर्सन। मीन्स गलत व्यक्ति को फंसाने का कोई कारण नहीं है। और अगला प्रिंसिपल क्या है कि देयर इज ऑल्सो नो रीज़न टू अवॉइड द नेम ऑफ द पर्सन हु कॉजेस इंजुरीज। मीन्स जिस व्यक्ति ने उसे चोट पहुंचाई है उसका नाम टालने का भी कोई कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 सिद्धांतों की बात की है जिनके आधार पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी को जस्टिफाई किया है। फ्रेंड्स अब हम दूसरा केस लॉ देखते हैं। दशरथ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 316। तो एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी जो है वो एक लीगल मैगजीम के सिद्धांत पे आधारित है। तो देखते हैं कि वो लीगल मैगजीम कौन सी है। नेमो मॉरिशुरस प्रोसोमीचर मेंट्री। नेमो मॉरिशुरस प्रोसोमीचर मेंट्री मीन्स अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई इन हिज माउथ। मीन्स कोई भी व्यक्ति अपने भगवान से मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी के लिए अलग अलग कोर्ट्स ने कुछ जनरल प्रिपोजिशन दिए हैं। तो देखते हैं कि वो जनरल प्रोपोजिशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पहला जनरल प्रोपोजिशन है वो है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा जो है वो मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशंस। तीसरा जो है वो ट्यूटर्ड डाइंग डिक्लेरेशन। चौथा जो है फिट स्टेट ऑफ माइंड। और पांचवा जो है एंटिसिपेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी। और छठवां जो है वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ। और जो सातवां है वो है द नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स में बी सिविल और क्रिमिनल। और आठवां जो है वो कॉन्ट्राडिक्शंस विथ अदर स्टेटमेंट्स। तो फ्रेंड्स इनको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रपोजिशन है वो है आइडेंटिफिकेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन देना है तो आरोपी की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके लिए एक हम केस लॉ देखते हैं। तो केस है साबिर सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1997 11 SCC 499। तो इस केस में क्या हुआ कि इस केस में एक से ज़्यादा आरोपी थे और डाइंग डिक्लेरेशन द्वारा एक आरोपी की पहचान जो है वो स्थापित नहीं की जा सकी। मीन्स एक एक्यूज की आइडेंटिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकी डीडी द्वारा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जिस आरोपी की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई है डीडी द्वारा उस आरोपी के अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन यूज नहीं होगा और उस आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो आरोपी हैं उनके अगेंस्ट डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो यूज किया जा सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरा जनरल प्रिपोजिशन देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है तो सभी डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक दूसरे से कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तभी उन पर भरोसा किया जाएगा और उनको एज एविडेंस एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर वे एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट हैं तो जो डाइंग डिक्लेरेशन आरोपी के फेवर में होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। तो केस है चिन्नम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 2816। तो इस केस में मरने वाले व्यक्ति ने 2 डाइंग डिक्लेरेशन दिए, एक कांस्टेबल को और दूसरा मजिस्ट्रेट को, लेकिन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट थी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये दोनों डाइंग डिक्लेरेशन अनरिलायबल हैं। मीन्स उन दोनों डाइंग डिक्लेरेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स हम अगली जनरल प्रिपोजिशन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि ट्यूटर्ड डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है अगर उसे किसी ने कुछ सिखाया और वह उसके सिखाने के अनुसार डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है तो उस डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। तो केस है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस खुमन सिंह AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1641।
तो इस केस में क्या हुआ कि जो डिसीज्ड वाइफ थी उसको उनके रिलेटिव ने सिखाया पढ़ाया और उसके अनुसार उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसकी वजह से आरोपी को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो उस महिला ने उसके रिश्तेदारों के एडवाइस और उनके डायरेक्शन के द्वारा दिया था। फ्रेंड्स, अब हम अगली जनरल प्रोपोजिशन देखते हैं, वो है फिट स्टेट ऑफ माइंड। मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन देते समय जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी मानसिक अवस्था ठीक होनी चाहिए और उसको उसके होशो हवास में डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहिए। अगर डाइंग डिक्लेरेशन देते समय उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर वो अपने होशो हवास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में किया गया डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिलायबल और एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। तो केस है नंदाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 503। तो इस केस में क्या हुआ कि जो विक्टिम थी वो 90% जल चुकी थी और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वह ऑक्सीजन पे थी। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि वह स्टेटमेंट देने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए उसके पोस्टमार्टम के बाद प्रोड्यूस किया गया डाइंग डिक्लेरेशन जेन्युइन नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अगली जनरल प्रोपोजिशन कौन सी है। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी। एंटिसिपेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी मीन्स ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कथन कर रहा है, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है, उसे ऐसी आशंका है कि वह मरने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, उसको मरने की आशंका है, उसके पहले और कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो ही वो स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के तहत वैलिड होगा। अगर कोई व्यक्ति मरने की आशंका के बिना ही कोई स्टेटमेंट कर रहा है तो वो स्टेटमेंट भी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के तहत वैलिड रहेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। तो केस है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 957। तो इस केस में क्या हुआ कि जो इंजूर्ड था वो रिकवर हो रहा था, मीन्स वो ठीक हो रहा था और उस समय उसने स्टेटमेंट दिया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भले ही वह व्यक्ति रिकवर कर रहा था, ठीक हो रहा था, उस समय उसने स्टेटमेंट दिया था, अगर वह मर जाता है तो वो स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन होगा। फ्रेंड्स, अब हम अगली जनरल प्रोपोजिशन देखते हैं। वो क्या है कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम बिटवीन स्टेटमेंट एंड डेथ मीन्स कथन और मृत्यु के बीच समय की निकटता। मीन्स जब स्टेटमेंट किया गया और जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, इन दोनों के बीच जो टाइम गैप है उसकी निकटता होना जरूरी है। मतलब आज किसी ने कोई स्टेटमेंट किया और उसके 4-5 साल बाद उसकी मृत्यु होती है तो आज का जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन तरह यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर स्टेटमेंट और जिस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, मीन्स सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ, इनकी अगर प्रॉक्सिमिटी इस्टेब्लिश की जाती है तो स्टेटमेंट और डेथ के बीच कितना भी टाइम गैप हो तो वो जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें केस लॉ देखते हैं। तो केस लॉ है शरद सारड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1622। फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ था कि एक शादीशुदा जवान लड़की उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को लेटर लिखती है कि उसकी जान को खतरा है। उस लेटर को लिखने के 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि उस लेडी ने जो उसके पेरेंट्स को पत्र लिखा था, लेटर लिखा था, उसका जो कंटेंट है, मीन्स वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा ये दिखाने के लिए कि कौन सी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि वो जो स्टेटमेंट है वो उसकी डेथ से बहुत ज़्यादा पहले नहीं किया गया था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम अगली प्रोपोजिशन देखते हैं। वो है द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग मे बी सिविल और क्रिमिनल। मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के एप्लीकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। जिस भी प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लाई होगा, चाहे वो प्रोसीडिंग सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो। ठीक है। मीन्स अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 अप्लाई होगा, और अगर किसी सिविल प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रसंगत होता है तो भी इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लाई होगा। तो जिस भी प्रोसीडिंग में, चाहे वो प्रोसीडिंग सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, जिस भी प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण प्रसंगत होगा, उस प्रोसीडिंग पर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लीकेबल होगा और उस व्यक्ति द्वारा किया गया स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें केस लॉ देखते हैं। तो केस लॉ है कुशल रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट 22। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डाइंग डिक्लेरेशन के एप्लीकेशन के लिए
किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरी क्या है कि मृत्यु का कारण जो है वो प्रश्नगत होना चाहिए। तो जिस भी प्रोसीडिंग में मृत्यु का कारण प्रश्नगत होगा वहाँ पर डाइंग डिक्लेरेशन अप्लीकेबल होगा, चाहे वो प्रोसीडिंग क्रिमिनल हो या फिर सिविल हो। फ्रेंड्स, अब हम अगली जनरल प्रोपोजिशन देखते हैं, वो है कॉन्ट्राडिक्शंस विथ अदर स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्राडिक्शंस विथ अदर स्टेटमेंट्स मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन में किया गया स्टेटमेंट और जो दूसरे साक्षीदार हैं उनके स्टेटमेंट में तफावत नहीं होना चाहिए, मीन्स उनके स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डाइंग डिक्लेरेशन में किए गए स्टेटमेंट में और दूसरे गवाहों के स्टेटमेंट में जो कि कोर्ट के रिकॉर्ड में है, अगर उनमें आपस में तफावत है, उनमें डिफरेंस है, तो फिर डाइंग डिक्लेरेशन पे पूरी तरह विश्वास करना अनसेफ है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक केस लॉ देखते हैं। तो केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मदन मोहन, AIR 1989, सुप्रीम कोर्ट 1519। तो इस केस में क्या हुआ कि डाइंग डिक्लेरेशन के अनुसार घटना जो है वो 6 बजे हुई थी, लेकिन जो बाकी के गवाह हैं उनके स्टेटमेंट के अनुसार घटना जो है वो 7:30 बजे हुई थी। इसलिए इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रिलायबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति उसके मरने से पहले उसके मरने के कारण के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट करता है तो वो स्टेटमेंट उसके मरने के बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के तहत डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज होगा, ठीक है। लेकिन सपोज ऐसा स्टेटमेंट करने के बाद अगर वह व्यक्ति मरा नहीं, सर्वाइव कर गया, उसने स्टेटमेंट तो किया उसकी मृत्यु के बारे में, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो सर्वाइव कर गया, तो फिर वो स्टेटमेंट कैसे यूज किया जाएगा और उस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा? उसने जो मरने से पहले स्टेटमेंट किया, अगर वो मर गया होता तो वो स्टेटमेंट उसका डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता। लेकिन सपोज उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसने मरने से पहले उसके मरने के कारण के बारे में स्टेटमेंट किया लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई, तो फिर उस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा और वो स्टेटमेंट कैसे यूज होगा? मीन्स इफेक्ट ऑफ सर्वाइवल। अगर वो व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है, मीन्स बच जाता है, तो उसके स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के सबसेक्शन 1 के तहत कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट करने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, तो भी उसके स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वो स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज नहीं होगा, लेकिन उसके स्टेटमेंट को रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा। वो स्टेटमेंट जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा किया गया किसी दूसरे स्टेटमेंट के कोरोबोरेशन की तरह यूज होगा। सो फ्रेंड्स, इसके लिए हम केस लॉ देखते हैं। तो जो केस लॉ है वो है श्रावण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 199। तो इस केस में क्या हुआ कि जो इंजूर्ड था, जिसने स्टेटमेंट दिया था, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बच जाता है, वो सर्वाइव कर जाता है और ट्रायल के दौरान उसके स्टेटमेंट को आई विटनेस ने कोरोबोरेट किया। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो उसका स्टेटमेंट है वो DD नहीं है, मीन्स डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, फिर भी उसका स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल है, क्योंकि उसके स्टेटमेंट को जो आई विटनेस थे उन्होंने कोरोबोरेट किया, इसलिए उसका जो स्टेटमेंट है वो रिलायबल होगा, भले ही वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।